जब देश में आपातकाल था तब देश के संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, जिसकी गूंज आज भी सारे देश में गूंजती है। वो दो शब्द आज भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या देश 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद सोशलिस्ट और सेक्युलर हुआ? क्या उससे पहले यह देश सेक्युलर नहीं था? लेकिन देश तो आजादी के दिन से ही धर्मनिरपेक्ष था। तो फिर इन दो शब्दों को जोड़ने के मायने क्या हैं? आज आरएसएस के महासचिव होसबोले कुछ ऐसा बोले जिसने सारे देश में एक बार फिर संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को जोड़ने वाली बहस को छेड़ दिया है। इमरजेंसी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर बाद में भी चर्चा हुई, लेकिन कभी इसे प्रस्तावना से हटाने पर विचार नहीं किया गया। होसबोले ने कहा कि इन शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उनके इस बयान के बाद देश में एक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने होसबोले के इस बयान को आरएसएस और बीजेपी के संविधान के खिलाफ साजिश बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इन शब्दों पर लोकतंत्र के मंदिर में एक बार फिर से डिबेट नहीं होनी चाहिए? पहले भी इस मुद्दे पर संसद में कई बार बहस हो चुकी है, तो एक बार और फिर इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती? देश को यह बताया जाना चाहिए कि आखिर आपातकाल में इन शब्दों को संविधान में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, उन दो शब्दों को जोड़ा है। आरएसएस क्या कह रही है ये जरूरी नहीं है। आरएसएस की मंशा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अंबेडकर जी के किन सिद्धांतों के ऊपर हमला करना है वो है। बीजेपी इज इन अ बैक फुट, therefore they to cover up that back foot they are trying to do all these tamashas, dramas. Okay. जिस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को गला घोंटा, तो वो आज लोग संविधान की किताब लेकर के जेब में घूमते हैं। आज वो लोग संविधान की दुहाई देते हैं। ये अपने में स्वयं एक बहुत लज्जाजनक बात है। उन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का पूर्ण समर्थन हम करते हैं। ये इस आधार पे कि आज भारत एक रिपब्लिक है और कहीं भी सोशलिस्ट, सेक्युलर या सूडो सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल करना बेमतलब है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा। चुनावी मौसम आया, संविधान का मुद्दा गरमाया, दो शब्दों पर दंगल, क्या बदलेगा प्रियम्बल? सेक्युलरिज्म पर संग्राम, आगे सियासी घमासान। मुद्दा कितना सियासी? सोशलिज्म पर क्यों आपत्ति? विकास का अमृतकाल वर्सेस 1975 का आपातकाल। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी स्टूडियो में मौजूद है। आरएसएस विचारक प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अश्विनी उपाध्याय सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इन दो शब्दों को लेकर पीआईएल दायर की गई थी। आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और ईशान आपके साथ शुरुआत करती हूं। क्या इसमें कहीं से भी कुछ गलत बात है कि भारत पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था, सेक्युलर था, और अगर इमरजेंसी के दौरान अपने फायदे के लिए, सत्ता को बचाने के लिए या फिर सो कॉल्ड उस तानाशाही सोच को हावी करने के लिए कि हम फैसला ले सकते हैं, जब पूरा का पूरा विपक्ष जेल में बंद था, क्या जरूरत थी सेक्युलर शब्द को जोड़ने की संविधान? बहुत छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। क्या भारत को सेक्युलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत तो पहले से ही सेक्युलर था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले से था। और भारत को सोशलिस्ट भी होना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। जो निचली पंक्ति में लोग खड़े हुए हैं, जिन तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनकी सरकारी जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए। तो उसका नंबर सोशलिज्म, वो सोशलिज्म होता है, उसको समाजवाद कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की रगों में है, तो क्यों ना प्रियम्बल में हो, क्यों ना संविधान में हो? इसमें दिक्कत क्या है किसी को? नहीं, वो तो देखिए, जो देश का मूल भावना में पहले से ही था ना, निहित है उसमें। वो धर्मनिरपेक्षता तो संविधान की मूल भावना ही है।
हमारे देश की मूल भावना ही है, जिसमें सेक्युलरिज्म पहले से ही है, धर्मनिरपेक्षता पहले से ही है। तो फिर संविधान संशोधन के तहत इमरजेंसी जैसे हालातों के दौरान बिना किसी से राय मशवरे के, बिना उस सो कॉल्ड संविधान के आधार पर बदलाव कर दिए गए, लोकतंत्र के बिना आधार पर बदलाव कर दिए गए। संविधान में जो संशोधन हुआ था, ये वाला 42वां संशोधन जो है, वो कौन से आर्टिकल को यूज करके किया था? 368वें आर्टिकल को यूज करके किया था। संविधान के ही आर्टिकल जो ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ लिविंग एलिमेंट। लिविंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इसमें समय समय पे बदलाव, चेंजेस होने चाहिए। जिस तरह का समय है उस तरह के बदलाव उसमें होने चाहिए। पहली बात तो उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी जी ने 2 शब्द उसमें ऐड किए थे प्रियम्बल में, और एक ही चेंज हुआ आज तक प्रियम्बल में, जो कि सेक्युलर है और समाजवाद है। इससे दिक्कत किसको है? सबसे पहली बात, दिक्कत उन लोगों को है जो संविधान की प्रतियां जलाया करते थे। दिक्कत उन लोगों को है, पूर्णिमा जी, आरएसएस वालों को, जिन्होंने समय समय पर संविधान की भर्त्सना करने का काम किया, समय समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिनको बोला जाता है कि उन्होंने संविधान की संरचना करी, उसको ड्राफ्ट करने का काम किया, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाकर, उनके बारे में गलत शब्द बोलकर उनको अपमानित करने का काम जिन लोगों ने समय समय पर किया है, वो आरएसएस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसका जवाब हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने पूरे देश को दे दिया था। ये एक रिट पिटीशन जो एक फाइल हुई थी 2020 में, एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी इसी मुद्दे को लेके कि दो शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिज्म, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें से हटा देना चाहिए। और ये अभी का ही नवंबर 2024 का ही जो जजमेंट है, इसमें देश के सीजेआई, जो हमारे सीजेआई थे अभी वो, और उसमें एक और संजीव खन्ना जी और संजय कुमार जी, इन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच थी। और वो क्या कहती है, एक बार आप सुनने का कष्ट करिए। और मैं चाहता हूं यहां पे जो आरएसएस के हमारे लोग, आरएसएस के जो विचारक यहां पे बैठे हुए हैं, वो जरूर इस बात को सुनने का काम करें। ठीक है, लेकिन नेहरू नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेहरू जी और गांधी जी भी ये मानते थे कि देश पहले से ही धर्मनिरपेक्ष था। अब कांग्रेस को अगर इमरजेंसी के बाद लगा, अगर कांग्रेस को अच्छा, मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं होगा, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट, संविधान देश के उच्च न्यायालय पे भरोसा है? टेम्पररी मेजर था या नहीं था, ये बताइए। न्यायालय पे भरोसा है? ये टेम्पररी मेजर था या नहीं था? देश के उच्च न्यायालय पे आपको भरोसा है कि नहीं? आपको भरोसा है ना सर? मुझे बिल्कुल है, तभी मैं उसको कोर्ट करने का काम कर रहा हूं। ठीक है, बोल लीजिए, जनता को समझ आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। इसमें ये कहता है, हमारा जजमेंट कहता है, अ नंबर ऑफ डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट including the Constitution Bench judgments in Keshwanand Bharti versus State of Kerala and SR Bomai versus Union of India, have observed that secularism is a basic feature of the Constitution. In RC Podial versus Union of India, the court elucidated that although the term secular was not present in the Constitution before its insertion in the preamble by the Constitution Act 1976, secularism essentially represents the nation's commitment to treat persons of all faiths equally and without discrimination. The state maintains no religion of its own. All persons are equally entitled to freedom of conscience, along with the right to freely profess, practice and propagate their chosen religion, and all citizens, regardless of their religious beliefs, enjoy equal freedom. ठीक है, equal freedoms and rights. आप एक बात बताइए मुझे, एक गुलदस्ता होता है, पूर्णिमा जी आपने देखा होगा, गुलदस्ते में अलग अलग तरह के जब फूल सजते हैं तभी तो गुलदस्ते की शोभा बढ़ती है, मुझे बताइए। और हमने तो ये भी पढ़ा है, आपने स्कूल में भी गाया होगा कभी ना कभी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो जब हमारे देश की भावना ही सेक्युलर है, हमारे देश की भावना ही सोशल है, तो उसमें आपत्ति किस बात पे है, इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ। अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आती हूँ, संजय राणा जी आपके पास भी आऊंगी। अश्विनी उपाध्याय जी, आप तो खुद ही वकालत कर चुके हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हटाने की संविधान से। क्यों आखिर आपको लगता है कि ये दोनों शब्द हटने चाहिए? केस का जिक्र अभी अभी ईशान की तरफ से किया गया है, उसका भी एग्जाम्पल साथ में कोट करते हुए, और क्यों जरूरत आन पड़ी इमरजेंसी के दौरान इन 2 शब्दों को संविधान में इनकलकेट करने की, जब मूल भावना भारत की, हिंदुस्तान की यही रही है हमेशा से? पूर्णिमा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं थोड़ा बाहर हूं अभी, दिल्ली से बाहर, इसलिए मैं कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं। पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को,
और 13 दिसंबर 1946 को पहली बार प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई, दिन भर चर्चा हुई। उसके बाद जो प्रियम्बल एक्सेप्ट किया गया था उसमें सोशलिस्ट सेकुलर नहीं था। 24 जनवरी 1947 को दोबारा प्रियम्बल पे चर्चा हुई और प्रियम्बल पास हुआ, उसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया, वो उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द आना चाहिए। दिन भर चर्चा हुई, उनका प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। 3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा एक प्रस्ताव पेश किया, दिन भर संविधान सभा में चर्चा हुई, फिर वो प्रस्ताव खारिज हो गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर प्रोफेसर केटी साहब ने प्रस्ताव पेश किया, दिन भर चर्चा हुई, प्रस्ताव खारिज हुआ। ये 6वीं डेट बता रहा हूं जबकि प्रस्ताव खारिज हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को फिर दिन भर चर्चा हुई और जो प्रस्ताव अडॉप्ट हुआ, एक मत से अडॉप्ट हुआ, कोई वोटिंग नहीं हुई, उसमें भी सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। सोशलिस्ट सेकुलर शब्द कब आया है? नवंबर 1976 में। एक बात आप समझिए, बड़ी संविधान की बात कर रहे हैं। लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं और 18 मार्च 76 को लोकसभा का 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका था। जब नवंबर 76 में ये सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उस समय लोकसभा थी ही नहीं, लोकसभा इमरजेंसी में बढ़ाई गई थी। याद रखिए, 18 मार्च को लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और 2 नवंबर यानी 8 महीने बाद इस संविधान में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया। सवाल यह है, वो कौन लोग थे वोट दे रहे थे, किन्होंने वोट किया? अरे 5 साल के बाद, भाई आप जरा सोचिए, अभी आप एंकर हैं, जब तक आप भारत 24 में हैं आप एंकर हैं। अगर आप यहां से आपका टेन्योर पूरा हो जाए, आप एंकरिंग कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। तो वैसे जब लोकसभा का टेन्योर 5 साल का पूरा हो गया, फिर तो कोई वोट ही नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, संविधान संशोधन नहीं हो सकता। अब मैं आता हूं मेन बात पे। सवाल यह है, हमने जब इसको पीआईएल को चैलेंज किया था, मैं आपको 2-3 और डेट बताता हूं। 12 जून 76 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दिया। बोले आज के बाद प्रधानमंत्री तो छोड़ो, आप सांसद भी नहीं हो। वो भागी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 24 जून को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप सांसद बने रहिए, लेकिन ना आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगी, ना आप कोई वेतन लेंगी, ना आप लोकसभा में जाएंगी, ना किसी फाइल पर सिग्नेचर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के लिए वही टर्म्स कंडीशन दिया था जो कुछ दिन पहले केजरीवाल जी के लिए बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन दिया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले केजरीवाल जी को बोला था ना, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे, साइन नहीं करेंगे, पत्रावली नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसे शर्मा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी को जब 24 जून 75 में सुप्रीम कोर्ट ने वही कंडीशन रखी, उन्होंने गुस्से में आके वहां पे बाकायदा राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, इमरजेंसी डिक्लेयर होती वॉर की सिचुएशन में, इमरजेंसी डिक्लेयर होती पूरे देश में सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई देश अटैक कर दे, तब इमरजेंसी होती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं होती। सबसे बड़ा पाप तो यही किया था। और दूसरी बात ये, इमरजेंसी के बाद 7 बार संशोधन किया। पहला संशोधन क्या किया कि इमरजेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अगला संशोधन किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं चलेगा। अगला संशोधन किया जो 41वां संशोधन किया कि प्रधानमंत्री रिटायर भी हो जाएंगे तो भी उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। इस तरीके से इमरजेंसी के दौरान जो लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका था, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, एक अखबार तो किराए पे जनरेटर लेके अखबार छाप रहे थे, यह सिचुएशन थी। सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, या तो भाग चुके थे या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे उस समय, और लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। उसके बाद ये किया गया, इससे बड़ा महापाप, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड तो कोई हो ही नहीं सकता जो ये फ्रॉड किया गया। इसीलिए मैंने चैलेंज किया। और जिस सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना साहब के, संजीव खन्ना साहब के चाचा थे एचआर खन्ना। एचआर खन्ना साहब ने एडीएम जबलपुर केस में सरकार के खिलाफ 2 लाइन लिख दिया था और इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया। उनके 4 पायदान नीचे एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस बना दिया। उसके चक्कर में एचआर खन्ना साहब रिजाइन देके चले गए थे। अभी जिस खन्ना साहब की बात कर रहे हैं, और जो खन्ना साहब का जजमेंट आया नवंबर में, वो हम ही लोगों की पीआईएल, उसमें उन्होंने क्या कहा, ये सरकार के पास अधिकार है, वो चाहे तो सोशलिस्ट सेकुलर हटा ले या जोड़ के रखे, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं प्रियम्बल में होना चाहिए। एक बड़ा खतरा आ रहा था जो बार बार आपको दलील दे रहे थे
कि भारत सेकुलर है तो सेकुलर लिखने में दिक्कत क्या है, या भारत सोशलिस्ट है तो सेकुलर लिखने में दिक्कत क्या है। पहली बात तो बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या जो बड़े बड़े दिग्गज वीएन राव और अलादी कृष्णा अय्यर जैसे बड़े बुद्धिजीवी, जिसको 6 बार चर्चा करने के बाद रिजेक्ट किया, तो इंदिरा गांधी उनसे ज्यादा समझदार तो नहीं हो सकती, बाबा डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा समझदार तो नहीं है। और दूसरी बात ये खतरा ये है कि अगर प्रियम्बल में कुछ जोड़ा जा सकता है तो प्रियम्बल में कुछ घटाया भी जा सकता है। कल को कोई सरकार बने और इमरजेंसी लगा के प्रियम्बल से डेमोक्रेसी हटा दे, कल को कोई सरकार बने प्रियम्बल से सोरेन हटा दे, कल को कोई सरकार बने फिर इमरजेंसी लगा दे, 2-4 और नए शब्द जोड़ दे या 2-4 और नए शब्द घटा दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो जोड़ना है जो घटाना है वो मेन संविधान में होगी, प्रियम्बल में नहीं। ईशान आपकी बात का काउंटर रखना चाह रहे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात, आपने उन तारीखों का जिक्र किया जब पहले भी इस पर चर्चा हुई, यानी इमरजेंसी से पहले भी इस पर चर्चा हुई कि ये 2 शब्द होने चाहिए, शामिल या नहीं होने चाहिए, और वो प्रस्ताव खारिज हो गया। मैं बस वजह जानना चाहती हूं कि क्यों उस वक्त खारिज किया गया कि ये 2 शब्द जुड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वजह ये थी कि जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, भारत धर्म से चलता है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि धर्म और रिलीजन अलग अलग चीज है। ये जो सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जहां पे चर्चेस पूरा सरकार को चला रहे थे। चर्चेस के कंट्रोल को खत्म करने के लिए सेकुलर वाली फिलॉसफी लाई गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा भारत हमेशा से एक धर्मनिष्ठ देश है, इस सेकुलरिज्म का मिस इंटरप्रिटेशन होगा और हो रहा है। इतना मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि लोगों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, जबकि रिलीजन और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक और पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर में, जिसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं धर्म और रिलीजन के ऊपर, कि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। जो कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सच्चाई है मजहब ही बैर रखना सिखाता है, और पूरी दुनिया में मजहबी वार चल रहा है, धर्म युद्ध नहीं चल रहा है। धर्म युद्ध 5,500 साल पहले हुआ था, इस समय जो कुछ चल रहा है वो रिलीजियस वॉर चल रहा है, मजहबी वॉर चल रहा है। तो पहली बात तो ये, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा हमें विदेशी कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं जाना। ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म विदेशी शब्द है, हम लोग अंत्योदय जानते हैं, हम लोग धर्म के आधार पर चलते हैं, हमारे तो रग रग में धर्म है, इसलिए हम इस शब्द को नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको पता था ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म शब्द इसका मिसयूज ज्यादा होगा, और जो मिसयूज दिख रहा है हमें, इस मिसयूज से रोकने के लिए उन्होंने कहा था हम इसको संविधान में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका जवाब ईशान देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। ईशान, ये कितना बड़ा धोखा, आप सोचिए ना कि जहां लोकतंत्र के मंदिर, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा के लिए कोई मौजूद था ही नहीं, किसने पारित कर दिया, किसने इन 2 शब्दों को डाल, क्या ये आपने उस वक्त अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, या अपने दबदबे को दिखाए रखने के लिए, या फिर अपने विचार को थोपने के लिए लिया गया फैसला नहीं था क्या ये? देश, पूर्णिमा जी मुझे तो हंसी आ रही है आपकी इस बात पे, जो चीजें, जो बातें, सर इमरजेंसी जैसे हालात थे, आपको अब हंसी आ सकती है, आपको अब हंसी आ सकती है, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, आप दरअसल बेसिकली क्या कर रहे हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की रगों में बह रही है। पहली बात तो, और अनंत काल से बहती हुई आई है। अगर उन चीजों को हमने प्रियम्बल में लिख दिया तो आपको आपत्ति किस बात से, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। पहली बात तो, दूसरी बात, अभी देखिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आप, बोल लीजिए पहले, आपको हंसी आ सकती है, आपको हंसी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी का दंश मुझे मालूम है, लोगों ने झेला। जवाब तो है नहीं, किस बात का जवाब नहीं है? आप क्या कर रहे हैं? आप कवर कर रहे हैं बेसिकली, उसका जवाब नहीं है अश्विनी उपाध्याय जी के पास, आप इसको कवर कर रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं इस बात को। नहीं, मुझे किसी के बिहाफ पे कवर करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रही हूँ, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रही हूँ ईशान, मैं तो फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। अच्छा बताइए, जब कोई इसी तरीके का बदलाव संविधान में होना चाहिए, कोई संशोधन होना चाहिए, तो उसमें किस किस की मौजूदगी कंपलसरी है, मुझे ये बता दीजिए। ये कहां से होना चाहिए ये भी बता दीजिए। क्या ये संसद से पारित नहीं होना चाहिए था, और अगर ये हुआ तो मुझे बताइए कि कौन कौन से दल इसमें शामिल थे। पूर्णिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आप ये देखिए, अश्विनी, इमरजेंसी जो लगी थी वो एक क्लॉज था संविधान का, उसके तहत इमरजेंसी लगने का काम हुआ था, या फिर अलग कोई बाहर से क्लॉज लाया गया था, मुझे बताइए। एक मिनट, सब जानते हैं कुर्सी बचाने फिर आप फिर वही बात, फिर सुनना नहीं चाहते, सत्ता बची रहे, आप सुनना नहीं चाहते, हमारी कुर्सी बची रहे, आपको इसीलिए इमरजेंसी लागू की गई। दिक्कत ये है कि जब फैक्ट्स देश के सामने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया चैनलों का जो दोहरा चरित्र है वो बाहर आने का काम होगा, तो आपको सुनना नहीं चाहते। संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, मालूम है लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नकाब उतरेगा
और कुछ आवाज मीडिया को चैनलों कुचलने का की नकाब कोशिश उतरेगा, तो इमरजेंसी वो आप के नहीं दौरान सुनना चाहते, कांग्रेस मुझे ने की, मालूम किसी है। और से नहीं जब की। फैक्ट्स जाएंगे किसी लोगों और के ने नहीं सामने, की है तो सर, भारतीय जनता पार्टी किसी का और ने नकाब नहीं की उतरने है का काम ईशान। होगा। अब सुन आजादी लीजिए। को बोलने की, अब सुन आजादी को लीजिए। कुचलने की कोशिश किसी और ने 1977 नहीं की में है। जब जनसंघ की सरकार बनी तो इमरजेंसी का क्लॉज हटाया गया, इस क्लॉज को भी हटा देते, क्या दिक्कत थी भाई? आपकी सरकार रही पिछले 11 साल में, आप हटा देते इस क्लॉज को, क्यों नहीं हटाया आपने? क्योंकि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत की रगों में दौड़ रही है, उसको प्रियम्बल में लिखना, भारत की जो भावना है उसको लिखित तौर पे भारत का जो संविधान है उसमें लिखना कोई गलत नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म पे पढ़ लीजिए। आप ही मुझे बताइए ना, जो पीएम आवास योजना आप दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, जो नौकरियों का वादा आप कर रहे हैं, वो क्या सोशलिज्म नहीं है? तो उसी सोशलिज्म को आधार मानते हुए उसी सोशलिज्म को लिखा गया प्रियम्बल में। और एक मिनट, जो पूरा नहीं, तो यूनिटी ऑफ द नेशन में क्या समस्या थी? अश्विनी जी बोल गए, यूनिटी ऑफ द नेशन में क्या समस्या थी जब आपने उसको बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया? कौन सी इंटीग्रिटी आहत हो रही थी किसकी भाई? बिल्कुल, कौन सी, कहां से आहत हो रही थी कि आपको ये शब्द डालना पड़ा सर? इमरजेंसी किन परिस्थितियों में करी गई? इमरजेंसी जो पूरा किन आंदोलन परिस्थितियों चला में इंदिरा की गई? गांधी जी की सरकार के खिलाफ, उसमें यह तक बोला गया था कि सेना को सरकार के विरुद्ध काम करना चाहिए, सेना को सरकार की जो आदेश है उनकी अवहेलना करनी चाहिए। तो अगर ये इसके लिए इमरजेंसी ना लगाई जाती, मुझे अश्विनी जी जल्दी 30 सेकंड। पूर्णिमा जी सुनिए, पूर्णिमा जी अपने जरा इनपुट को कहिए कि जरा देखें आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगती कब है? इमरजेंसी केवल 3 कंडीशन में लगती है। कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर सेना विद्रोह कर दे, या और बोला गया इमरजेंसी आ जाए। जब आंदोलन चल रहा था इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ, तो ये बोला गया कि सेना आंदोलन, सेना जो है वो आज्ञा की अवहेलना करे सरकार की। तो इसको नहीं बोलते क्या सेना का? जब आप ये बताइए अश्विनी उपाध्याय जी, जिन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी तो 8 महीने के बाद क्या ये नहीं बोला गया था मंचों से जिन्होंने लोकसभा में वोट किया? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 6 साल का नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल मार्च में पूरा हो गया था। मुझे लगता है आप बाकी अब आपकी इच्छा है, आप जो है डिफेंड करने हैं, आपको डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, मुझे जरा बाकी मेहमानों के पास नहीं थोड़ा सा प्लीज, 21 हो गए। मुझे जजमेंट की बात कर रहे हैं पिछले साल की, जिस जजमेंट को वो नकारने का काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं ना कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में आपकी आस्था अभी भी है कि नहीं है? जिस तरह से निशिकांत दुबे, संजीव खन्ना जी कोई बोलते हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, आपकी मंशा साफ होती है। जिस तरह से आप लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, आपकी मंशा साफ होती है। जिस तरह से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया, बार बार आरएसएस ने किया, ऑर्गेनाइजर के जरिए किया, आपकी मंशा साफ होती है। आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपको मैं कोर्ट करने लग जाऊंगा ऑर्गेनाइजर को। ठीक है, उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन आपने उन जवाबों को फैक्ट्स के साथ काउंटर नहीं किया। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ आपने नहीं किया, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। ठीक है, मैं आती हूँ अवधेश जी, बस मैं फौरन आ रही हूँ और मैं माफी चुनिंदा फैक्ट सुनना चाहती हैं। मैं माफी चाहूंगी, आप चुनिंदा फैक्ट सुनना चाहती हैं और चुनिंदा फैक्ट बोलने का काम नहीं करेंगे हम। जिसने इमरजेंसी का आघात झेला है, जो सेक्युलरिज्म शुरुआत से खुद में बिना इन 2 शब्दों के महसूस करता रहा है, उसको समस्या नहीं हो सकती। उसको समझ, वो सेलेक्टिव नहीं हो सकता, कम से कम हो रही है ना, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस की मंशा को मैं आपको बोलने को लेकर कहूंगी, मैं अगर आपकी कांग्रेस की इमरजेंसी लागू करने की मंशा पर आऊंगी, तो क्या आप सच बोल पाएंगे? आप सच नहीं बोल पाएंगे सर, आप नहीं बोल पाएंगे सर। आप इमरजेंसी के असली हालातों और आपके कांग्रेस की मंशा को सही नहीं बोल पाएंगे। इमरजेंसी के लिए इंदिरा जी ने विवेक जी मांगी। ठीक है, नहीं एक सेकंड, राहुल गांधी ने क्या कहा? आप तो अभी जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी को। आप अभी राहुल गांधी ने जो कहा, आपने एक्सेप्ट किया क्या इमरजेंसी गलती है? आपने अभी बोला कि इमरजेंसी गलती है, आप तो उसको आप उसके लिए डिफेंसिव मोड में हैं। लगातार इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के लोग डिफेंसिव मोड में रहते हैं। अगर आपको याद हो, विवेक जी जरा आपके पास आना चाहूंगी। विवेक जी, जो बात अभी कह रहे हैं ईशान, उसी को आगे बढ़ाते हुए, और मैं फिर बाकी मेहमानों के पास, और माफी चाहूंगी क्योंकि देर हो गई है, आप लोगों के पास मैं नहीं आई हूं, लेकिन आपको नहीं लगता सर, एक बार फिर से इन 2 शब्दों को हटाने और इस बहस का जिक्र करने से एक कहीं ना कहीं अननेसेसरी का सर ध्रुवीकरण होता हुआ दिख सकता है? मतलब होने में भी अभी क्या समस्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी नमस्कार। बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इसको आपको समझना है तो पूरा परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा, और जो सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले जी का जो बयान आया है उसको आप एक तार्किक नजरिए से ही समझ सकते हैं। देखिए, संविधान सभा
जिसकी हम बात करें उसको हमें 1947 से देखना पड़ेगा। संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई और उस लंबी बहस के बाद ही फाइनल जो प्रियम्बल है वो फाइनलाइज हुआ। अब इस प्रियम्बल में प्रस्तावना, हम सब जानते हैं प्रस्तावना जो भी है संविधान की है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वह कोर है, वह भारत की आत्मा है, उसको बदला नहीं जा सकता है। 1976 में जिसको बदल दिया गया 42nd जो है अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नए शब्द जोड़ दिए गए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं था, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। अब मुझे एक बात बताइए, जब संविधान पे पहरा था, जब संविधान बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, जब संसद बंद थी, जब सारे प्रतिपक्ष के लोग जो है नेता जेल में थे, उस समय तो ये लाया गया था। तो आप इसकी जो है समझ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये 2 शब्द नहीं थे, इसका मतलब ये है उससे ज्यादा तो इंदिरा गांधी जो है बुद्धिमान नहीं हो सकती है। उनको जो 1976 पता नहीं कौन सा विवेक जागृत हुआ जिसमें उन्होंने इस शब्द को ला दिया। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर अम्बेडकर जी के संविधान में नहीं है और अगर आपने लाया है तो आपने मूल प्रस्तावना को बदल दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। देखिए हमारे यहाँ देश में कहा गया है यतो धर्म ततो जया, धर्म है क्या, धर्म यति धार्येत, इसको आप धारण कर सके वही धर्म है, आपका धर्म है, क्योंकि आप जो है पत्रकारिता करें तो आपका धर्म है, प्रधानमंत्री का धर्म है। तो अगर धर्म होगा ही नहीं है, बिना धर्म के आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, बिना धर्म के आप राजनीति कैसे कर सकते हैं? तो धर्म का रहना तो आवश्यक है। और यहाँ पे आपने कह दिया कि इसको आप जो है धर्मनिरपेक्ष है, आपने जो है जो कैपिटलिस्ट है वो भी जो देश की जो है भूमिका उनका भी होती है, तो आप उनको इग्नोर कर दिया। तो देखिए ये जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो समाजवाद का और जो सेक्युलरिज्म का, यह चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो यह हुआ, जो होसबोले जी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यह जो घटना घटित हुई थी इसमें संविधान के मूल प्रारूप को बदल दिया गया था, उस पर अब एक नई नजर रखने की आवश्यकता है, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। बात यहाँ कही गई है। और जो कांग्रेस के जो त्यागी जी है जो बिल्कुल त्याग करने के मूड में नहीं है, आपको यह समझना पड़ेगा कि संविधान को बदला नहीं गया था। संविधान एक ही बार बदला गया था जब उसके आपके प्रियम्बल में चेंज कर दिया था, वो है 1976 जब आपातकाल के दौरान। तो आपने चेंज किया गया है और अभी तो हम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी बात ही नहीं हो रही। बस बात ये हो रही है कि यह जो चेंज हुआ था क्या वह उचित था, न्यायोचित था कि नहीं था, और उस पर आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों भागना चाहते हैं? इस पर बहस होनी चाहिए। डंके की चोट पर इस पर बहस होगी, क्योंकि जो काम हुआ था वह जो है, अरे भाई आप बीच में बोलते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करने को तैयार नहीं है, तो उसके अपने नाम का सम्मान रखिए। अरे आप संविधान में मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। सम्मान रखिए, आप बीच में बोल रहे हैं। आप देश के संविधान में मानते हैं कि मनुस्मृति में मानते हैं, मुझे ये बताइए। संविधान में, संविधान में तो था ही नहीं ना संविधान। अच्छा आप संविधान को मानते कि नहीं मानते, ये बता दीजिए मुझे। जो अम्बेडकर जी आप संविधान को मानते कि नहीं मानते, आप गांधी को मानते कि गोडसे को मानते, ये बताइए। इंदिरा गांधी जी ने इसको जोड़ दिया था। आप बताइए, देश के पहले आतंकवादी गोडसे को मुर्दाबाद बोल सकते हैं? ये बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति अन्याय है और आप बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आपने, उन्होंने जो संविधान दिया था उसको आपने चेंज कर दिया कहीं ना कहीं। और एक बात आप समझेंगे, इंदिरा गांधी उनसे तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। और जो चेंज होता है वो विशेष परिस्थितियों में होता है। क्या कोई फॉरेन लोग किसी के कपड़ों पर अगर आप कमेंट करके ईशान अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, भाई आरएसएस वाले निक्कर नहीं पहनते। अरे सर, तो फिर निक्कर पहनने में दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या? मैं तो कह रहा हूं, तो फिर उसको स्पेसिफिक लाने की क्या जरूरत है? सूट के नीचे अगर निक्कर पहनूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सुनिए, लेकिन मुझे शर्म आ रही है कि इस बात पे। देखो आपको शर्म को लेकर आरएसएस को लेकर आपकी नापसंदगी हर कोई जानता है, लेकिन वो निक्कर पहनते हैं तो उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ना सर, इन सब बातों का कोई अभी औचित्य नहीं है ना सर। गोडसे को लाने का अभी कोई औचित्य नहीं था ना जब सेकुलरिज्म पर चर्चा हो रही थी। अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी, सवाल नहीं पूछ रही हूं सर, क्योंकि बहस अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या इस बात की चर्चा इतनी अनिवार्य है कि ये 2 शब्द होने चाहिए या फिर इनको हटा देना चाहिए? नहीं, देखिए कल मैं उस कार्यक्रम में था और उसका वो कार्यक्रम एक प्रकार से हम ही लोगों का कार्यक्रम था। वो एक पूरा पैकेज उन्होंने बोला है कि उस समय जो आंदोलन हो रहे थे, जब इमरजेंसी लगी उसके पहले, उसमें देश में क्या मांग थे, किन किन बातें थी समग्र क्रांति में, तो उसी में ये बात आई है कि उस समय शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे दूर हो। लेकिन अगर आप उस कार्यक्रम में थे वहां पर
और इलेक्शन अगर आप रिपोर्ट, उस कार्यक्रम को कहते हैं कि वो हमारा ही कार्यक्रम था, अरे बीच तो में कृपया क्यों बोल रहा है कोई? पत्रकार मत लिखवाइए। अरे ये लगातार ये RSS बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप मैं तो शुरू ही किया मत लिखवाइए। अगर आप मान रहे हैं कि वो हमारा कार्यक्रम था, आप ही का कार्यक्रम था, अरे भाई ये बीच में बोल के सब लिखवाइए। डिस्टर्ब मैं कर भी रहे हैं, देखता तो हूं। ऐसा आप किस डिबेट तरह की नहीं हो पत्रकारिता सकती कर रहे हैं, मैं भी देखता हूं। ऐसे डिबेट नहीं हो सम्मान आपका सकती करता हूं, ईशान, लेकिन RSS बेचारा लिखवाइए ना उनके आगे। सब बहुत अलग अलग वो खुद ही कह रहे कार्यक्रमों में हैं जाते कि हैं मैं- निजी तौर मैं- पर। मैं उस- मैं- भाई अरे सब भाई, अलग वो खुद ही अलग कह रहे हैं, कार्यक्रमों में निजी मैं तौर उस पर कार्यक्रम शामिल में होते था, हैं। वो हमारा तो ठीक है, कार्यक्रम वो था, थे तो वो देखिए बता रहे हैं, अब देश वो थे तो वो RSS बता रहे बेचारा हैं। लिखवाइए कोई ना। बात नहीं, उनको तय करने दीजिए ना, उनको क्या लिखवाना है, आप भी अपनी उनको पागल तय आदमी करने है। दीजिए ना सर, आप भी उनको अपनी तय निक्कर करने दिखाइए। दीजिए, अरे भाई, उनको अब तय कह करने दीजिए, दीजिए। आपका बड़ा आदमी- सम्मान ठीक करता है ईशान, एक बार निक्कर ईशान दिखाइए प्लीज, अपनी। ईशान कोई बात प्लीज यार, ईशान प्लीज, एंड आई नहीं, डोंट इस एक्सपेक्ट प्रकार दिस से फ्रॉम यू, बीच में करना ये मैं आई अरे डोंट भाई, एक्सपेक्ट दिस ईशान फ्रॉम यू, हम लोग दुनिया के नहीं, हर आई डोंट कार्यक्रम में एक्सपेक्ट दिस जाते फ्रॉम हैं यू भाई। कि आप निक्कर दिखा दीजिए अपनी, हर प्लीज कार्यक्रम ईशान, में डोंट डू जाते दिस, हैं। नहीं ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। आप नहीं तय करेंगे किसका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, आप नहीं तय करेंगे। स्वतंत्र देश है ये, स्वतंत्र देश है, जिसका जो मन करेगा वो अपने नाम के आगे कैरी करेगा। ये ईशान त्यागी नहीं तय करेंगे, ये ईशान त्यागी नहीं तय करेंगे, ये ईशान त्यागी तय नहीं करेंगे, ये ईशान त्यागी तय नहीं करेंगे, ये ईशान त्यागी नहीं तय करेंगे, ये ईशान त्यागी नहीं तय करेंगे कि किसको अपनी निक्कर दिखानी है और किसको अपनी पैंट दिखानी है। ये ईशान त्यागी तय नहीं करेंगे। प्लीज, आई डोंट expect this from you, don't do it, don't do it, don't do it, don't do it, मत करिए, मत करिए ईशान, with respect कह रही हूँ, मत करिए, मत करिए। है ये न्याय अवधेश जी, बदतमीजी है, अपनी बात को ये पूरा टेलीविजन करेंगे। डिबेट है कि ये अवधेश बदतमीजी जी है। अपनी बात को ऐसा इनको मालूम नहीं कि उस कार्यक्रम में समाजवादी भी थे, कुछ कांग्रेस के भी लोग थे, वो केवल दत्ता जी का कार्यक्रम नहीं था, इमरजेंसी पर कार्यक्रम था, कई विचार के ठीक है लोग ईशान, बोलने दीजिए उनको। और बड़ा कार्यक्रम था, बोलने मत, 50 साल बोलने होने पर उनको पता ही नहीं है, अननेसेसरी बोलते हैं। तो उसमें क्या, उसमें देखिए कई बातें आई हैं कि उस समय जेल रिफॉर्म की बात थी, उस समय इलेक्शन रिफॉर्म की बात थी, शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करना है, परिवारवाद की बात थी। तो उन्होंने ये कहा कि केवल हम इस पर चर्चा नहीं करें कि इमरजेंसी लगा दी गई, उसके साथ साथ जो हमारे सपने थे उस काल में वो पूरे हुए कि नहीं। उसी में आया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हुआ। तो जब प्रियम्बुल में यह शब्द नहीं था तो उस काल में क्यों डाला गया, अगर डाला गया तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये तो आज विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब इस दूसरे पहलू पर, इसका जो है दूसरा पहलू यह है कि वो उस समय क्यों डाला गया, इमरजेंसी में क्यों डाला गया होगा। तो उस समय आपको पता है कि देश में 2 धाराएं चल रही थी, उसमें सोवियत संघ की जो धारा थी वो इंदिरा जी का सपोर्ट कर रही थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इमरजेंसी के पक्ष में थी। तो सोशलिज्म शब्द जो है, कम्युनिज्म को सोशलिज्म शब्द संविधान में डालते हैं और सेकुलरिज्म शब्द, तो वहां से लेकर के और उसको डाला गया है, उसकी पूरी बहस हुई है। अश्विनी उपाध्याय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की है, उसमें एक ही बात आई थी भारत के संदर्भ में कि भारत के सेकुलरिज्म का अर्थ है सर्वधर्म संभाव, और सर्वधर्म संभाव के लिए हमको सेकुलरिज्म डालने की जरूरत नहीं है। जो तीसरा इसका पहलू है वो है कि क्या सेकुलरिज्म शब्द रहना चाहिए, सोशलिज्म शब्द रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जब कांग्रेस सरकार ने मार्केट इकोनॉमी अपना लिया 1991 में, तो अनेक लोगों ने, इंद्र कुमार गुजराल बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने बयान दिया, चंद्रशेखर जी का बयान आता था कि जब हमने मार्केट इकोनॉमी अपना लिया है तो प्रियम्बुल में सोशलिज्म हम क्यों रखते हैं। जहां तक सेकुलरिज्म का सवाल है तो जैसा पहले बताया गया, देखिए सेकुलरिज्म चर्च की हैसियत यह थी कि चार्ल्स 14 को उसने फांसी पर चढ़ा दिया। चर्च को यह पावर थी कि मैं कितना बड़ा क्राइम कर जाऊं, अगर चर्च में कन्फेशन करते हैं तो वहां राजा को भी सजा देने का अधिकार नहीं था। तो वहां चर्च और स्टेट की लड़ाई से सेकुलरिज्म शब्द निकला था। यह संविधान सभा की बहस में है। हमारे देश में उस ढंग से संगठित रिलीजन नहीं है। हमारे देश में सेकुलरिज्म शब्द की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जरूरत आई है, हम लोगों का मानना यह है कि बिना सेकुलरिज्म कहे भारत सेकुलर स्टेट है, इसीलिए जरूरत है सेकुलर स्टेट है। आपको कोई जानकारी नहीं भाई, सुनो तो पूरी बात। बिना घोषित किए हुए भारत एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर स्टेट रहा है, इसको घोषित करने की जरूरत नहीं। इसीलिए पाकिस्तान बना तो एक थियोक्रेटिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट हो गया, और हम आजाद हुए तो बिना घोषणा के हम सेकुलर स्टेट जाना पड़ेगा ईशान के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आती हूं। आपका नाम पूर्णिमा है, आपका नाम बहुत अच्छा है, आपका नाम पूर्णिमा है, क्या आप घोषित करती हैं इसको नहीं करती अपने आधार कार्ड पे? सुनिए ना एक बात, नहीं ये ईशान बताइए ना। मेरा नाम ईशान त्यागी है, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे, मेरे पासपोर्ट पे, मेरे आधार पे। भाई देश की आइडेंटिटी क्या है, देश की आइडेंटिटी
आइडेंटिटी संविधान है, देश की आइडेंटिटी प्रियम्बल है। प्रियम्बल पे ये लिखा होना चाहिए कि हमारे देश की नसों में ये सब बहता है। एक सेकंड, जब आजादी मिलने वाली थी संजय जी मेरे फैक्ट्स भाई, को करेक्ट करिएगा। एक सेकंड, ठीक है, आपको जितना क्रेडिट लेना आप ले लीजिए, जिसको आपको नहीं देना क्रेडिट बहुत लोगों का था, हजारों करोड़ों लोगों का था, कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस का नहीं था। संजय जी साथ ही मेरे फैक्ट्स को भी आप प्लीज करेक्ट करिएगा अगर मैं इसमें कहीं से भी थोड़ी सी भी ऊंच नीच इसमें होती है। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के जाने वाले थे, और उस वक्त आप दंगे याद करिए किस तरीके से हुए थे। आप याद करिए अंग्रेज ऐसी किसी पार्टी के पास सत्ता नहीं छोड़कर जाना चाहते थे जो किसी एक धर्म को लेकर अपना झुकाव रखती हो। उस वक्त आप याद करिए जिन्ना की मांग क्या थी, उस वक्त आप याद करिए कि देश का बंटवारा क्यों हुआ था, उस वक्त आप याद करिए जवाहरलाल नेहरू और गांधी क्यों परेशान थे। इन फैक्ट्स को भी साथ में याद रखिए। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, संविधान में पहले से ही जब अल्पसंख्यकों के अधिकार निहित हैं, सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, तो फिर सेक्युलर शब्द को लाना क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से दूसरे लोगों को सांप्रदायिक साबित करने की एक कोशिश थी? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए मैं किसी के बीच में बोला नहीं है, उम्मीद करता हूं कि 2 मिनट मुझे बोलने का मौका देंगे। देखिए ऐसा है कि 284 लोगों ने संविधान की रचना की थी और सबने साइन किया था, तब संविधान बना था। लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति थे जो सेक्युलर शब्द के पीछे थे, वो थे माननीय पंडित नेहरू जी। पंडित नेहरू जी जेकब जॉर्ज होल्कर से काफी प्रभावित थे, जो पत्रकार थे, यूके के बहुत बड़े पत्रकार थे, उससे प्रभावित थे। और सेक्युलर शब्द उनकी जननी, उसके जनक हैं जो जेकब साहब थे, उससे प्रभावित थे माननीय श्री नेहरू जी। अभी देखिए हमारे मित्र ने एक बड़ी अच्छी 2-3 बात इन्होंने गलत बोली। बोले ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो कानून बना है उसको नरेट करता है, उसको प्रेजेंट करता है, कानून बनाता नहीं है। तो कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। नंबर 2। नंबर 3 इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से लगाया था कि वहां पे बहुत ज्यादा आर्मी के ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे थे, बहुत राही माम बचा था। मैं 10 सेकंड में 15 सेकंड में अपनी बातों को खत्म करूंगा। ये चीज 1970 से चालू हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई 1974 में तकरीबन 28% हो गई थी। इनकी गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी दर 20% हो गई थी। और इनकी गलत नीतियों से 1973 में ब्लैक बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें खर्चे ज्यादा थे और कमाई कम थी। उनकी गलत नीतियों की वजह से इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था सारे उद्योगों का। जिस समय में चाइना उदारीकरण कर रहा था, उस समय राष्ट्रीयकरण करके चाबी अपने जेब में रखना चाहती थी। देखिए ऐसा है कि संविधान की जरूरत नहीं थी, संविधान में था। और 200 टन किए थे, मनन किए थे, तो जानते थे कि शब्द को कहां पे कैसे प्रस्तुत करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आके चुपके से, जब संसद नहीं चल रही थी, संसद भंग हो चुकी थी, संसद था नहीं, उस समय शब्द को जोड़ दिए। ये बताइए उस शब्द को जोड़ना आपने डिस्कशन कराया था? नहीं कराया था। लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के ये बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दुहाई देते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने वाले कौन थे? नेहरू जी थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनका प्लेन से भेजा गया था मुंबई में, ठीक है संजय जी, आपकी आवाज थोड़ा और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर तो कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है संजय जी, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर की अगर कोई अपना ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। मैं समय से भी थोड़ा ऊपर ईशान एक्चुअली मैं जा चुकी हूँ। लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि संविधान में अनुच्छेद 25-28 पहले से था, जिसमें सभी धर्म को स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 14 पहले से था, जिसमें कानून को सक्षम समानता उसको लेकर थी। अनुच्छेद 15 पहले से ही था, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए था। अनुच्छेद 16 पहले से ही था, धर्म के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब कांग्रेस ने नहीं जोड़ा, कांग्रेस ने उसमें इन 2 शब्दों को जोड़ा, जिसको लेकर इतना कहा जा रहा है कि इस पर एक बार बहस होनी चाहिए कि क्या इन शब्दों की जरूरत आज है या इन शब्दों को हटा देना चाहिए।